बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेल थ्योरम को। काफ़ी दफ़ा बीएससी के फाइनल एग्ज़ाम्स में आ चुका है और इसके हर दफ़ा आने के चांस होते हैं, तो इस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है शेल थ्योरम। देखिए, गॉसेस लॉ को यूज़ करके ही दो हमारे पास थ्योरम डेवलप किए गए जिनको हम शेल थ्योरम कहते हैं, और जो कि शेल थ्योरम नंबर 1 है यानी फर्स्ट शेल थ्योरम, और एक हमारे पास आता है सेकंड शेल थ्योरम। तो वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये शेल थ्योरम हमसे कहना क्या चाहते हैं। देखिए, फर्स्ट शेल थ्योरम क्या कहते हैं। पहली बात ये कि शेल का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है। देखिए, शेल क्या है, एक ना हमारे पास ऐसे सफ़ियर सा है, एक क्या है, सफ़ियर है जो अंदर से खाली है। एक ऐसा स्फीयर है जो अंदर से खाली है और जितना हमने उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो सारे का सारा उसकी सरफेस के ऊपर है। एक शेल है, एक सफियर है, ठीक है, और सारे का सारा चार्ज हमने क्या किया हुआ है उसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ओके हो गया। तो फर्स्ट शेल थ्योरम क्या कहता है, अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज बिहेव्स फॉर एक्सटर्नल पॉइंट इन सच अ वे that all its charge was concentrated at its center, कि जैसे सारे का सारा चार्ज इसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है। अब देखिए इसमें कहा क्या गया हुआ है, कहता है ये जो हमारे पास यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज, एक शेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज हुआ है और सारा चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक हो गया। तो हमारे पास कहता है ये एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पॉइंट है एक्सटर्नल और यहां पर एक चार्ज है Q, ठीक है। इस एक्सटर्नल पॉइंट यानी इस एक्सटर्नल चार्ज के लिए ये यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज इस तरह से बिहेव करेगा जैसे सारे का सारा चार्ज इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है। अब देखिए कैसे, मान लें कि ये जितना हमारे पास शेल के ऊपर चार्ज है ना, इसको मैं कह रहा हूं Q। ये जितना हमारे पास शेल के ऊपर चार्ज है इसको मैं क्या कह रहा हूं, Q कह रहा हूं। और शेल थ्योरम नंबर फर्स्ट शेल थ्योरम क्या कहता है कि ये जो हमारे पास Q है ये हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल चार्ज के लिए ऐसे बिहेव करता है जैसे ये सारे का सारा चार्ज इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है। दोबारा से इसको रिपीट कर रहे हैं, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल चार्ज के लिए ये यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे सारे का सारा चार्ज जो है वो इसके इधर सेंटर पे पड़ा हुआ है। ये जो सारे का सारा चार्ज है ये सारा क्या है, इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है। इस तरह बिहेव किसके लिए करता है, एक्सटर्नल चार्ज के लिए, ठीक है। तो अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज बिहेव्स फॉर एक्सटर्नल पॉइंट इन सच अ वे दैट ऑल इट्स चार्ज वाज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ओके हो गया, ओके हो गया। अब जाहिर है ये चार्ज सारा इस बाहर वाले चार्ज पे फोर्स भी लगाएगा। अगर हम वो वैसे अभी कॉन्सेप्ट की बात करें, टॉपिक पे नहीं आए, अगर हम वो फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो इन चार्जेस की तरह ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये r है, स्मॉल r। अब देखें, मैंने जो ये डिस्टेंस है ये मैंने इस बाहर वाले जो हमारे पास बाहर स्फीयर की सरफेस है यहां से लेकर ये r, मैंने ये डिस्टेंस नहीं लिया, मैंने सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो लिया है चार्ज का। चार्ज से ये जो हमारे पास शेल के सेंटर से लेकर इस चार्ज तक की मैंने डिस्टेंस r लिया है, इसकी सरफेस से इस चार्ज तक ये डिस्टेंस r मैंने नहीं लिया। ऐसा क्यों मैंने किया है, क्यों? फर्स्ट शेल थ्योरम हमसे ये कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, एक्सटर्नल चार्ज के लिए ये जो हमारे पास स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज है वो इस तरह से बिहेव करता है ना कि जैसे इसका सारा चार्ज जो है ना वो इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है, ऐसे बिहेव करता है एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए। तो इस वजह से डिस्टेंस फिर हम ये r नहीं लेते, हम ये r डिस्टेंस लेते हैं। और इसकी अगर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आएगी, F इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इसमें आएगा, ठीक है। हमें पता है कि सारा चार्ज इसके सेंटर में तो कोई चार्ज है ही नहीं है, इसके सारा चार्ज तो सरफेस के ऊपर है, ठीक है, शेल के ऊपर। लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए ऐसा ये बिहेव करता है देखिए जैसे सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड हुआ है। ओके हो गया, ये चीज याद रहेगी।
ओके, तो ये हमारे पास कहता है फर्स्ट शेल थ्योरम हमसे कहता है, ठीक है। अब ये बातें यहीं तक थी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा टॉपिक हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है, ठीक है। अब कहता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक गॉसियन सरफेस वहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एक ये हमने आउटसाइड द स्फीयर एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर दी, ओके हो गया। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है वो चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले देखिए ये जो अंदर वाला शेल है, ये जो अंदर वाला शेल है इस पे हमारे पास जाहिर है सरफेस के ऊपर सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो कौन सी डेंसिटी चार्ज डेंसिटी लगेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम या लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसमें हम लगाएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, यहां पर भी अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं लगा रहे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं लगा रहे भाई? क्योंकि ये सारा चार्ज इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर है, इसके अंदर तो है ही नहीं है, तो हम फिर वॉल्यूम वाला क्यों लगाएं, सरफेस वाला लगाएंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू, अगर हम ना सरफेस चार्ज ऐसी छोटी सी सरफेस कंस्ट्रक्ट करें जिसका एरिया कितना हो डी ए हो, जिस पे चार्ज कितना हो डी क्यू हो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी डी क्यू बाई डी ए, और यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। और जाहिर है अगर हमें इस पूरी अब सरफेस पे चार्ज निकालें तो यहाँ पर छोटे छोटे ना डी ए रख लें, डी ए 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 डी ए, उन सब पे चार्ज, उन सब में चार्ज कितना डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू। तो इस पूरी सरफेस पे चार्ज कितना हुआ, आप इसको इंटीग्रेट फिर कर दें तो Q इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, और स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ओके हो गया। तो ये हमारे पास चार्ज है जो इसकी सरफेस के ऊपर है, ओके। अच्छा नेक्स्ट हम जाहिर है ये मैंने स्टेप आपको पहले बता चुका हूँ, पहले हम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर हम फाई ई कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर इन दोनों की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। पहली 3-4 एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। बहरहाल अब हम कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स कि इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। फ्लक्स का फार्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, और फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, यहाँ पर वेक्टर आएगा ई डी ए कॉस थीटा, where theta is the angle between electric field and area vector। अब यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर एक एरिया कंस्ट्रक्ट करूं जिसको मैं कह रहा हूं डी ए, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा अपवर्ड, इसको मैं एन यूनिट वेक्टर से शो कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है अपवर्ड, क्योंकि ऐसे ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चारों तरफ फैलती है, ठीक है। तो ई और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है 0 डिग्री, तो फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसमें पुट करेंगे कि फाई ई इज इक्वल टू ई बाहर इंटीग्रल ऑफ डी ए, तो फिर में क्या होगा। अच्छा यहाँ पर ना एक और चीज़ याद रखें, एक छोटी सी मिस्टेक, ये जो हमने रेडियस लिया ना इनर हमारे पास जो हमारे पास सरफेस है इसका रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉल आर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे कैपिटल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर इनपुट कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा ये जो बाहर वाली गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस सेंटर से लेकर ये हमारे पास ये स्मॉल आर है, ये क्या है स्मॉल आर है। अच्छा अगर हम यहाँ पर वो छोटे छोटे डी ए 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 कंसिडर करें और उन सारे डी ए को प्लस करें तो इस पूरी गॉसियन सरफेस का हमारे पास सरफेस एरिया नहीं निकल आएगा, निकल आएगा ना। तो वो हम इंटीग्रेट करके डी ए हम वो वाला ले रहे हैं, तो फाई ई इज इक्वल टू पूरी फिर गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना निकला, क्योंकि ये सफियर है और सफियर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस भी एक सफियर हमने ली है ना, तो 4 पाई आर। अब यहां पर हम स्मॉल आर लगाएंगे, यहां पर हम कैपिटल आर नहीं लगा रहे,
यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, स्मॉल आर लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास पुट यहां पर है बाय गॉसेस लॉ, बाय गॉसेस लॉ, क्योंकि हम गॉसेस लॉ को डिस्कस करें, गॉसेस लॉ से शेल थ्योरम डिराइव किए, तो क्या होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस फाई ई की वैल्यू को यहां पर पुट करें तो ई 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर क्वेश्चन कई स्टूडेंट करते हैं कि इस क्यू की वैल्यू को हम यहां पर पुट क्यों नहीं कर रहे, इस क्यू की वैल्यू को हम यहां पर पुट क्यों नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन में बताया है कि तमाम एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए, तमाम एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए ये यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज ऐसे बिहेव करता है कि जैसे इसका सारा चार्ज वाज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो तमाम एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए ये यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, जो कि सारे का सारा सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है, इस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो इस वजह से क्यू है तो मैं इसको क्यू ही रहने दे रहा हूं। क्यों? फिर से बता रहा हूं, बाहर वाले तमाम पॉइंट्स के लिए यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहां पर क्यू ही भी रहने दें, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर का स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर, और वेक्टर यहां पर ये आ जाए। अब यहां पर देखें E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर का स्क्वायर, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए नहीं था, यहां से भी प्रूव हो गया है, यहां से भी प्रूव हो गया है। E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर का स्क्वायर, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला था। तो यही तो हम कब से कह रहे हैं, अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज behaves for external points in such a way that all its charge was concentrated at its center। उनके लिए इस तरह से बिहेव करेगा जैसे इसका सारे का सारा चार्ज इसके सेंटर में कंसंट्रेट किया हुआ है, हालांकि सेंटर में है नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट के लिए इस तरह से बिहेव करेगा जैसे सारे का सारा चार्ज सेंटर में पड़ा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट शेल थ्योरम। अब हम बात करते हैं सेकंड शेल थ्योरम की, कि सेकंड शेल थ्योरम हमसे क्या इरशाद है फरमा रहा है, ठीक है। सेकंड शेल थ्योरम भी इसी तरह का ये थोड़ी सी बस चेंजिंग उसमें आएगी, और वो चेंजिंग क्या आएगी वो चीज़ हम देख लेते हैं। अच्छा, सेकंड शेल थ्योरम क्या कहता है कि, एक मिनट इसको पहले मैं रेज कर लूँ, उसके बाद बताते हैं कि ये सेकंड शेल थ्योरम हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। तो सेकंड शेल थ्योरम क्या कहता है, ये हमने उसकी डेफिनेशन लिखी है, अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल एक्सर्ट नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस इनसाइड द स्फीयर। कहता है कि अगर हमारे पास ये यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये सारे ना इसके पूरा सारे का सारा चार्ज इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब वो कहता है, ये जो सेकंड शेल थ्योरम क्या कहता है कि यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज एक्सर्ट नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस इनसाइड द स्फीयर, कि अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल इस स्फीयर के अंदर रख दें तो ये जो बाहर वाले चार्ज, ये जो बाहर वाले चार्जेस हैं, ये जो बाहर वाला स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज है, ये इस अंदर वाले चार्ज पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। यानी कि ना ये पूरा शेल है, पूरा फुटबॉल है, फुटबॉल के सरफेस के ऊपर सारा चार्ज है, अगर हम फुटबॉल के अंदर कोई ऐसा चार्ज रख दें तो उस चार्ज के ऊपर ये बाहर वाले चार्जेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज एक्सर्ट नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस इनसाइड द स्फीयर। अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल इनसाइड द स्फीयर प्लेस कर दें, उस पे ये यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती। ये हमारे पास कहता है सेकंड शेल थ्योरम। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पॉइंट बी, और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, एक गाशियन सरफेस कंसिडर, क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट होता है ना वो सरफेस के ऊपर आना चाहिए, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट हम करते हैं, ठीक है।
हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो यहाँ पर एक हम गॉसियन सरफेस अब इसके अंदर से पहले बाहर कंस्ट्रक्ट की थी क्योंकि हम एक्सटर्नल पॉइंट्स की बात कर रहे थे, अब अंदर कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि अब हम इंटरनल पॉइंट्स की बात करें कि अंदर कोई ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं होती, कोई चार्ज या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो बाहर वाला स्फीयर है इसको आप कह लें कि इसका रेडियस कैपिटल आर है और अंदर वाला स्फीयर है इसका रेडियस स्मॉल आर है। अच्छा, ये जो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि ये कैपिटल आर कहाँ डालना है, स्मॉल आर कहाँ डालना है, याद रखें जो गॉसियन सरफेस आपने बनानी है ना, वो जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगी ना वो स्मॉल आर बनाएगी, और जो आप ओरिजिनल अब आपका स्फीयर है जो एक्चुअल में आपका शेल ऑफ चार्ज है वो जो सेंटर से हमारे पास रेडियस बनाएगा ना वो कैपिटल आर होगा। इसी तरह जो अंदर सॉलिड स्फीयर हो जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं वहाँ भी यही कहानी होगी। गॉसियन सरफेस अंदर बनाएंगे तो वो जो सेंटर के साथ रेडियस स्मॉल आर, अगर गॉसियन सरफेस बाहर बनाएंगे स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज के तो फिर भी वो जो सेंटर से रेडियस बनाएगी वो स्मॉल आर ही होगा, ठीक है। और जो हमारे पास एक्चुअल हमारे पास स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज है या जिसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है वो जो सेंटर के साथ रेडियस बनाएगा ना उसको अपने कैपिटल आर लेना है। तो कैपिटल आर गॉसियन सरफेस का स्मॉल आर, ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने फाइंड करना है, फिर से हमारे पास Q कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू हमारे पास ना इस बाहर वाले के लिए कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। बाहर वाले शेल ऑफ चार्ज के लिए ना कितना उसके ऊपर वो चार्ज कंसंट्रेटेड हुआ है 4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा, अब इस अंदर वाले स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, फाई की। अगर यहाँ पर मैं एक एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करूँ जिसका है DA, इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर N यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ना वो जस्ट प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर जीरो होती है, एक हम इमेजिन आप कह लें कि जस्ट करें, तो यहां पर जो इस बाहर वाली स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, बाहर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट एरिया के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो आप लिखेंगे फाई इज इक्वल टू EDA cos 0 डिग्री, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट स्टेप कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, EDA इंटीग्रल फाई E, और फाई इज इक्वल टू E बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा DA। और इस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई E इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर और यहाँ पर बाहर आ जाएगा E, ओके हो गया। तो ये तो वो कहानी है जो पहले भी हम कई दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ना इस इक्वेशन को उठाकर गॉसेस लॉ में पुट करना है। तो यूजिंग गॉसेस लॉ वो क्या था, फाई E इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर आप फाई E की जगह इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो E 4 पाई R का स्क्वायर, ठीक है, R का स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक और चीज याद रखें, यहां पर कैपिटल R, क्योंकि हम बाहर वाले स्फीयर की यहां पर बात कर रहे थे, ठीक है, और यहां पर स्मॉल r आएगा। तो E इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। अच्छा, यहां पर देखिए मैंने क्या कहा है कि इस स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इस आप याद रखें कि जो हमारे पास स्फीयर होता है ना, जो अंदर से खाली होता है, उसका सारा चार्ज होता है ना वो उसके सरफेस के ऊपर होता है, अंदर उसके कोई चार्ज नहीं होता। और गॉसेस लॉ का ये फार्मूला हमें क्या कहता है कि ये वो चार्ज है जो क्लोज सरफेस के अंदर है, लेकिन इसकी क्लोज सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज मौजूद ही नहीं है। तो यहां पर Q इज इक्वल टू 0, तो जब Q इज इक्वल टू 0 यहां पर पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू 0 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, और E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी कि अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद नहीं होगी, ना ही अंदर कोई चार्ज है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर मौजूद नहीं है। क्या इस गॉसियन सरफेस पे कोई फ्लक्स बनेगा? नहीं बनेगा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? बाहर है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके हो गया। अच्छा,
नेक्स्ट हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स हम क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज एक्सर्ट नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस इनसाइड द स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, और E तो जीरो है, तो E इज इक्वल टू जीरो हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो। इनसाइड कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने शेल थ्योरम 1 और शेल थ्योरम 2 डिस्कस किया। पहला शेल थ्योरम क्या कहता है कि तमाम एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए जो स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज होगा वो एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, इस तरह से बिहेव करेगा दैट ऑल इट्स चार्जेस वाज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज एक्सर्ट नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस इनसाइड द स्फीयर, उसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। अगर हम कोई इसे उसके अंदर चार्ज ला के रख दें तो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? अच्छा, कुछ ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिनको हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से बचाना चाहते हैं, तो हम फिर उसको क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज के अंदर बंद कर देते हैं। उस मटेरियल को हम क्या कर देते हैं, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज के अंदर बंद कर देते हैं, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना होता है। तो अब क्या होगा, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो बाहर है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर ये जो मटेरियल है ये अंदर महफूज रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या बाहर की जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वगैरह आती हैं, उनसे अगर हमें किसी मटेरियल को बचाना हो तो इस यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज के दरमियान में रख दो, तो इस पर कोई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं होगा, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं। ठीक हो गया, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।